शांति। क्वेश्चन नंबर 261 श्री अर्जुन लाल मीणा। अर्जुन लाल मीणा। माननीय मंत्री जी, जवाब पटेल पर रखा है। श्री रंगप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से जुड़कर मेरा प्रश्न है। मेरे संसदीय क्षेत्र मावल में NH4 से लगकर तलेगांव, चाकन और शिक्रापुर से राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 548D और NH4 से लगकर राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 48 में देवरोड सेंट्रल पॉइंट से किवड़े, रावेत, वाकड़ होते हुए चांदनी चौक तक जाने वाले मार्ग का DPR बनाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों राष्ट्रीय महामार्ग के DPR को मंजूरी देने के साथ ही साथ इन मार्गों पर कितने एलिवेटर रोड बन रहे और इसका काम कब से शुरू होगा? सर, पूना में विशेष रूप से आदरणीय स्पीकर महोदय, ट्रैफिक डेंसिटी पुणे अहमदनगर रोड पर और पुणे मुंबई से तलेगांव, चाकन, शिक्रापुर इस रोड पर काफी बड़े प्रमाण पे ट्रैफिक डेंसिटी है। और चाकन के इंडस्ट्रियल एरिया के कारण भी सम्मान्य सदस्य जो बात कह रहे हैं वो सही है। हमने तलेगांव से लेकर चाकन, शिंगणापुर तक हमने एक नए प्रकार का एलिवेटेड रोड का डिजाइन तैयार किया है। DPR तैयार हुआ है और दिल्ली में मंजूरी के लिए आया है। जल्दी उसको मंजूर करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद, ये जो हमारा राष्ट्रीय महामार्ग है इसके ऊपर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और वहाँ भी हम लोग जल्दी ही एक पुणे से औरंगाबाद एक नया एक्सप्रेस हाईवे, नई अलाइनमेंट ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने PWD में जो कारपोरेशन तैयार की है उस कारपोरेशन को ये काम देने के बारे में वहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने मुझे अनुरोध किया था। तो पुणे औरंगाबाद इसको BOT पर निर्माण करने के लिए हाईवे को, एक्सप्रेस हाईवे को महाराष्ट्र सरकार के PWD कारपोरेशन के साथ हम विचार कर रहे हैं। और ये पूरा पुणे से औरंगाबाद, अहमदनगर थ्रू और उसके बीच में ये चाकन, शिक्रापुर से तलेगांव तक ये पूरे सेक्शन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी है। और जल्दी ही आने वाले समय में दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और इसमें पुणे के रिंग रोड को उसको कनेक्शन मिलेगी और उसके कारण ट्रैफिक जाम कम होगा। श्री सुमेंदानंद सरस्वती जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत काम किए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है। हमारे NH52 जो जयपुर से सीकर होता हुआ बीकानेर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू इन सब को कवर करता है। इस रोड पर कुछ RO बनने थे जिनका बजट भी स्वीकृत हो चुका है और टेंडर भी पास हो चुके हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें जैतपुरा, भोजलावा, आड़ोता, उदयपुरिया मोड़, गोविंदगढ़, रिंगस, मंडा मोड़ इत्यादि स्थान हैं। इसके साथ में ही मेरा माननीय मंत्री से निवेदन था कि माननीय बैरसिंह शेखावत साहब के जन्म शताब्दी के अवसर पर आप पधारे थे और खाटू में एक बैठक हुई थी। खाटू श्याम जी में माननीय अध्यक्ष जी हर साल लाखों की संख्या में, पिछली बार तो 50 लाख की संख्या गई। वो सड़क इतनी छोटी है कि उसमें दिक्कत आती है। तो मैंने माननीय मंत्री से निवेदन किया था कि एक रिंग रोड यदि बन जाए तो वो खाटू और जीण माता दोनों को कवर कर लेगी। उसका निवेदन था। तीसरा मेरा ये था कि सीकर बाईपास, उसके ऊपर अभी वो केवल 2 लेन ही रोड है और बहुत बड़ा उस पर एक्सीडेंट्स होते हैं। उसको 4 लेन करने का मेरा निवेदन आपसे था। मैं जानना चाहूंगा कि इस पर क्या आपने कार्रवाई की है और कब तक ये काम हो जाएगा? धन्यवाद। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज का जो प्रश्न है वो उससे काफी अलग कर ये प्रश्न पूछा गया है, पर मैं बताना चाहूंगा
कि जयपुर से सीकर तक जो बात उन्होंने कही है उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताने के बारे में कहा है और जल्दी रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो काम शुरू करेंगे। ये बात सच है कि मैं उनके साथ दर्शन के लिए जब वहाँ गया था तो जो रिंग रोड बनाने की बात उन्होंने की है वो बिल्कुल सही है। वहाँ 50 लाख लोग आते हैं और 2 लेन पेव शोल्डर रोड से काफ़ी तकलीफें होती है। मैं उनकी दूसरी बात को भी पॉजिटिवली रिजॉल्व करने के लिए सूचना दूंगा और उसका भी मार्ग निकाल कर काम करके दूंगा, ये विश्वास दिलाऊंगा। श्री इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत बधाई देता हूं। सर, इस देश के अंदर अगर आज अच्छी सड़कें मिल रही है, अच्छे फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका पूरा सेहरा जो है वो आपके सर जाता है सर, तो आप बधाई के पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेकिन सर, मेरे अपने शहर के ताल्लुक से मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा सा सौतेलापना हमें देखने को मिलता है। सर, मैं औरंगाबाद से आता हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल पहले मैं आपके पास बैठा हुआ था। आपने पूरे इंजीनियर्स को बुलाए थे। औरंगाबाद शहर के जो मेन 2 इंडस्ट्रियल एरिया है, वालूद से चिकलठाना, एक फुल फ्लाईओवर बनाने की बात हुई थी सर। उसके बाद एक नए मंत्री औरंगाबाद से आए, डॉक्टर करार, उन्होंने कहा कि नहीं, हम रोड के ऊपर ट्रेन भी लाना चाहते हैं सर। 7 करोड़ रुपए का सर डीपीआर बनाया गया और डीपीआर बनाने के बाद ये हुआ है सर कि अब हमें ये बताया जा रहा है कि ना रोड बनेगी, ना फ्लाईओवर बनेगा और ना वो ऊपर जो ट्रेन आने वाली थी वो बनेगी। सर, ये फ्लाईओवर जो है शहरों के बाहर गाड़ियों को छोड़ने के लिए अहमदनगर में बन चुका है, पूना में बन चुका है सर, बाकी नासिक में बन चुका है। सिर्फ औरंगाबाद के साथ ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है सर? आपका दिल बहुत बड़ा है। हम चाहते हैं कि आप इसकी घोषणा करें और जल्द से जल्द आपके ही हाथों इसका उद्घाटन आप औरंगाबाद में करने के लिए आए सर। सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये जो समस्या बता रहे हैं वो सही है और इनके कहने के ऊपर मैंने सूचना भी दी थी और वहाँ मेट्रो के तरफ से कुछ काम होने वाला था, तो ये भी तैयार हुआ कि डीपीआर तैयार करके उसके ऊपर में ब्रिज के ऊपर मेट्रो बनाएंगे, इसलिए उन्होंने डीपीआर बनाने का भी काम शुरू किया था। पर दुर्भाग्यवश जब इसके डिटेल में गए तो वो रोड स्टेट हाईवे निकला, वो नेशनल हाईवे नहीं है और हमारे लिए अधिकार यही है कि हम नेशनल हाईवे का नंबर जहाँ होता है वही काम कर सकते हैं। कल सम्मान्य मंत्री डॉक्टर अवार्ड मेरे पास आए थे कराड़, और कराड़ से बात होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के सरकार को रिक्वेस्ट की है और मैंने उनको एक सुझाव दिया है, ये आश्वासन के रूप में मत लीजिए। पुणे से औरंगाबाद जो हाईवे हम बना रहे हैं उसको ये पैकेज को जोड़कर कुछ किया जा सकता है क्या, ये भी मार्ग हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार ने अब प्रिंसिपली उसको करने के बारे में मान्य किया है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। ये करने के लिए मैं पूरी मदद करूंगा। संभाजीनगर और मराठवाड़ा में विशेष रूप से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के रोड के काम हमने दिए हैं। इरिगेशन के समय जो प्रोजेक्ट अधूरे थे उसको पैसा दिया है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और लगातार अनेक मराठवाड़ों के जिले को 4 लेन से जोड़ने का काम हमने किया है। अब पुणे से औरंगाबाद हम एक बहुत बड़ा नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बारे में अभी मैंने जवाब दिया है। इसलिए संभाजीनगर या औरंगाबाद के साथ सौतेला व्यवहार करने का सवाल ही नहीं उठता। उनकी अपेक्षा जो विकास की है वो पूरी करने की कोशिश हमारी सरकार की तरफ से होगी, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। श्री मलुक नागर जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। आज पूरा देश तरक्की कर रहा है, मंत्री जी ने पूरा देश में जाल बिछा रखा है और अयोध्या में भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जो हमारे देश की राजधानी रही हस्तिनापुर, जो मेरठ जिले में पड़ती है और गंगा को पार करते हैं तो विदुर कुटी जो बिजनौर में पड़ती है और मुजफ्फरनगर में जाते हैं तो सुक्रताल, क्या ऐसे हाईवे के जालों से उनको भी जोड़ने का कोई प्रोग्राम है? बहुत पतली पतली रोड है, बहुत दिक्कतें होती हैं, तो मंत्री से जानना चाहता हूं। सम्मानीय स्पीकर महोदय, हम दिल्ली के बाजू में एनसीआर में 65,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 50 मिनट में लोग आ रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर के रोड का भी काम पूरा हुआ है देहरादून तक, और सहारनपुर से विशेष रूप से अक्षरधाम से लेकर देहरादून तक हम नया हाईवे बना रहे हैं और केवल 2 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार इससे होगा।
जहां तक इन्होंने ये जो बात की है हस्तिनापुर की, मेरठ के पास की, वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो स्टेट हाईवे है। फिर भी उस क्षेत्र में अगर स्टेट नेशनल हाईवे कहीं होगा, नंबर प्राप्त होगा, तो प्रपोजल मेरे पास लेके आइए, उसमें हम जरूर काम करेंगे। पर हम स्टेट हाईवे पे काम नहीं कर सकते। दिल्ली एनसीआर में काफी जगह काम हो रहा है, दिल्ली का पेरिफेरल रोड बना है। अब विशेष रूप से पानीपत से निकलने के बाद UR2 जो DDA बनाने की जिम्मेदारी थी वो हमने बनाया, जिससे 2 घंटे पानीपत के वहां से एयरपोर्ट जाने लगते थे, अब 20 मिनट में आएंगे। और शिव मूर्ति के पास हमने टनल बनाई है डायरेक्ट T3 जाने के लिए, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए। तो दिल्ली में जो आजू बाजू में NCR में है, वहाँ NHAI की जहाँ जहाँ जिम्मेदारी है वो पूरा काम किया है। यहाँ अगर कोई NHAI का होगा तो मुझे प्रस्ताव दीजिए, जरूर काम करेंगे। डॉक्टर क्वेश्चन नंबर 262 डॉक्टर TR पारिवेंदर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, प्लीज स्पीक क्वेश्चन। Sir, my first supplementary question is, the Civil Aviation Ministry is planning to open its second airport at Parandur, Chennai. Farmers whose land around 3,600 acres plus have been acquired, the farmers are agitating. Will the government consider alternative location for its new airport? महोदय, ये सवाल था कुछ आइडल हवाई जहाज जो रखे हुए हैं, और जहाँ तक अभी जो पूछा गया है वो है कि क्या नया एयरपोर्ट बनेगा। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, नए एयरपोर्ट के बारे में तमिलनाडु से बात हुई है और उसके बारे में उनकी तरफ से एक सिफारिश आई है जिसके ऊपर सर्वे चल रहा है। उसके बाद दोनों के बीच में बात करके काम किया जाएगा। जहाँ तक आइडल हवाई जहाज़ों का सवाल है, 164 हवाई जहाज अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर हैं, जिसमें से 142 जो कि शेड्यूल्ड एयरलाइंस के हैं, और इनमें से शेड्यूल्ड एयरलाइंस के जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें से कुछ तकनीकी वजह से रखे हुए हैं, कुछ क्योंकि उनमें प्रैट एंड विटनी इंजन थे, और कुछ जो कि गो एयर के हैं वो एयरक्राफ्ट हैं जो कि NCLT के नीचे वहां पर खड़े हुए हैं जब तक उसका फैसला नहीं होगा। सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल मेंबर। Yes, sir. Thank you, sir. My supplementary question: in case the government is particular to start this airport in the same location, where the government will pay the satisfactory compensation to the farmers, including a government job to every family. स्पीकर महोदय, जहाँ तक मैंने जैसे पहले बताया, इसके बारे में स्टेट की तरफ से सिफारिश आई है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, उसका सर्वे होकर, और उसके बाद अब स्टेट ने उसका, ये तो पॉलिसी मैटर के तहत ही मिलता है, ऐसे अलग पॉलिसी थोड़ी हो जाती है। आप बता दो मंत्री जी। That the issue that he has raised with regard to Parandur Airport as the second airport in Chennai, the site clearance proposal has come from the government of Tamil Nadu to the Ministry of Civil Aviation. We are looking at the technical aspects of it. The contribution of land for any airport in any part of the country has to be done by the state government. The land acquisition, if required at any place, has to be done by the state government. The compensation, if at all has to be paid by the state government. Airports Authority of India, which builds and operates the airport in Chennai, certainly is looking for a second site, but the responsibility of transfer of that land for the second site is very clearly the domain and responsibility of the state government, based on which we will then extend our financial resources to build the airport post the site clearance and the in-principle approval. There are two stages of that. Shri M. Srinivasal Reddy.
Thank you very much, sir. Our Honorable Civil Aviation Minister's reply, sir, if you see the idle aeroplanes, almost about 164 planes are lying idle, sir. As now, our Honorable Minister has mentioned, the scheduled aircrafts are also more here in this. I would like to bring to your knowledge, sir, that, see in this, if you see that Indigo planes are very much higher also. What is the reason, because always Indigo planes are going full. Shortage of, airplanes, what we could able to see, because passengers are not getting, the seats also. Availability of the seats will be less, sir. Why can't, the government, the Civil Aviation Ministry, talk to them and put them into the use, sir, so that it will facilitate a lot of hurdles, for the passengers will be relieved. Thank you. माननीय मंत्री जी. Sir, this is a very important point that has been raised by the Honourable Member of Parliament. I would like to assure him, through you, sir, and the House, that our fleet is expanding at a very rapid pace. The Indian civil aviation sector, which had only 400 aircraft in 2014, today has increased to almost 644 aircraft, taking into account AOG, aircraft on ground, which today the number stands at roughly at about 140 from the point of view of the scheduled commercial airlines. With regard to his pointed question on Indigo, the problem is not necessarily Indigo or any other aircraft. The problem is the engine supplier Pratt & Whitney. Most 95% of the aircraft on ground in India today are in their current position because of only one engine supplier, and that is Pratt & Whitney. Whether it is Q400 aircraft, ATR aircraft, or Boeing or Airbus. The reason is they are having supply chain issues. We have been in direct touch with Pratt & Whitney also that this situation is unacceptable because, as you mentioned, there are many more flyers in India. Having said that, I'd like to assure you, through you, sir, the House, that even though aircraft on ground are 140, our fleet is continuously expanding. From 626 last year, we've gone to a figure of 644. And as of March 2024, with the fleet induction, almost 2 to 5 aircraft per month, we will go to a number of 686, even though aircraft on ground are 140. 263 श्री रितेश पांडे. माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, आप तय कर लो ना कौन बोलेगा भाई. माननीय सदस्य. मोहतरम स्पीकर साहब, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारी ये पार्लियामेंट अपोजिशन से खाली है. प्रश्नकाल पर चलिए. क्वेश्चन नंबर सुरेश कौशिक. बोलो ना भाई. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिमला, दिल्ली शिमला और विशेष रूप से शिमला जो एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ के लिए एलायंस एयर की एक फ्लाइट चलती है ATR 42, जिसका किराया बहुत अधिक है और सब्सिडाइज जो सीट्स थी उसकी संख्या भी कम कर दी गई है. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या शिमला के लिए फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी और जो इसका किराया है उसको भी कम किया जाएगा. ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं. महोदय, सवाल वैसे था लखनऊ के ऊपर, पर उन्होंने शिमला के बारे में पूछा है. शिमला की अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह का वो एयरपोर्ट है, जिस तरह का रनवे है, उसके ऊपर दूसरे जहाज़ों के लिए वेट पेनल्टी लगती है. इसलिए ATR 42 हवाई जहाज खरीदा गया है स्पेशली यहाँ के लिए और कुल्लू के लिए. अब एक हवाई जहाज है जिसके कारण जो फ्लाइट जो चलती है वो डिमांड और सप्लाई के कारण जो किराया बनता है उसके हिसाब से कोशिश की जा रही है कि इसको नीचा लाया जाए. इस समय किराया जो गर्मियों के मौसम में जब इसकी डिमांड ज़्यादा थी और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किराए ज़्यादा थे, तकरीबन आधा आ गया. इस मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि इन किरायों को सही रूप के अंदर
लोगों के फायदे के लिए और नीचे कराया जाए, जिसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है। श्री किरीट सोलंकी जी, किरीट सोलंकी जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का, सवाल उठाने का मौका दिया। मैं सदन के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब से सत्ता में आए तब से जो एविएशन क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विकास हुआ है, और इसके लिए मैं हमारे मंत्री श्री ज्योतिरादित्य जी और जनरल साहब को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे घरेलू उड़ान हो या इंटरनेशनल उड़ान हो, अभी अभी सूरत से जो दुबई की उड़ान शुरू हुई, इसके लिए भी मैं सरकार का और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अहमदाबाद से सांसद हूं और अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बहुत ही व्यस्त एयरपोर्टों में से एक एयरपोर्ट गिना जाता है, वहां से गुजरात में और अहमदाबाद में कई लोग विदेश में बसते हैं, ज्यादातर अमेरिका में, कनाडा में भी बसते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करता हूं कि अहमदाबाद से जो न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क की सीधी फ्लाइट अगर मिलती है तो गुजराती लोगों को बहुत ही फायदा होगा। और मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये फ्लाइट इकोनॉमिकली बहुत ही फुल जाएगी, क्योंकि लोग वाया दिल्ली जाते हैं और बहुत ही दिक्कत होती है। मैं क्या मंत्री जी इस बात पर हमें कोई पॉजिटिव जवाब देंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किरीट भाई ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और अहमदाबाद से यात्रियों की संख्या भी में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मैं उनको आश्वस्त आपके द्वारा करना चाहूंगा कि जहां तक अमेरिका की फ्लाइट्स हैं, हमारी एक ओपन स्काई पॉलिसी अमेरिका के साथ हस्ताक्षर हुआ है, जहां कोई भी अमेरिकन एयरलाइन या कोई भी भारतीय एयरलाइन डायरेक्ट फ्लाइट तैनात कर सकती है। हमारी पूर्ण कोशिश है कि विकेंद्रीकरण हो, जैसे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण हुआ है, उसका विकेंद्रीकरण भी हो रहा है और आने वाले दिनों में इसका विकेंद्रीकरण तेजी से भारत में बढ़ेगा। ओपन स्काई पॉलिसी के तहत कोई भी इंडियन एयरलाइन या अमेरिकन एयरलाइन किसी भी गंतव्य से एक डायरेक्ट फ्लाइट तैनात कर सकती है। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, इस साल के शुरुआत में पूर्वोत्तर राज्यों को बहुत खुशी हुआ था कि हर स्टेट में एक एयरक्राफ्ट फ्लाईबिग से उड़ान के आधार पे हर स्टेट को कनेक्ट हुआ था। लेकिन ये एयरक्राफ्ट फ्लाईबिग का क्या हुआ वो पता नहीं है। अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गुवाहाटी, कलकत्ता कनेक्शन इस फ्लाइट का रुकने की वजह से पूरा रुक गया है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कोई एक अदर एयरक्राफ्ट और फ्लाइट सर्विस इसमें ऑल्टरनेट ढूंढ के मंत्री जी इसको देंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल को? सर, पूर्वोत्तर को पूर्वोदय में परिवर्तित करने का एक मात्र लक्ष्य देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री का रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। और जैसे माननीय सांसद जी ने कहा, जिस क्षेत्र में केवल 9 एयरपोर्ट होते थे, आज 16 एयरपोर्ट हो चुके हैं। 2 राज्य ऐसे थे जहां 65 वर्ष में एक भी विमानतल नहीं था, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आज अरुणाचल प्रदेश में 3 विमानतल है, सिक्किम में 1 विमानतल है। पर माननीय सांसद महोदय जी का प्रश्न बहुत उत्तम है। फ्लाईबिग का पायलट का विषय जरूर हुआ है, फाटा लाइसेंस पायलट का। हमारी कोशिश है कि उड़ान 5.2 के तहत बहुत सारे रूट्स हम लोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी दिए हैं और आने वाले दिनों में वहां फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इसका विश्वास मैं इनको दिलाना चाहता हूं। जिस पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल 870 रूट्स 2014 में होती थी, आज 1972 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स पर हफ्ता हो चुकी हैं। तो एयरपोर्ट्स में बढ़ोतरी 100%, फ्लाइट्स में बढ़ोतरी 100%,
और ये तीव्र गति की बढ़ोतरी आने वाले दिनों में भी रहेगी। ये विश्वास मैं सांसद महोदय को आपके द्वारा देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 264 श्री बालाशोरी बल्लभ नैनी। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. श्री जुगल किशोर शर्मा। 264. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू शहर जो है अब बड़े शहरों की गिनती में आ रहा है और इसका क्षेत्रफल भी जो है वो बढ़ गया है। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से बहुत अच्छा विकास जो है वो जम्मू शहर का हो रहा है, परंतु शहर के बाहरी क्षेत्र में सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन हेतु और जम्मू शहर के पार्कों के उत्थान के रखरखाव और इनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या कोई रीडेवलपमेंट योजना या कोई धनराशि आप आवंटित करेंगे? Sir, I want to thank the honourable member for posing this question. The Amrit scheme was started in June 2015 to cover 500 cities with a population of over 100,000 or 1 lakh. That scheme covered water tap connections, sewage and septage treatment, greening of spaces, etc. Since the Amrit scheme covered only 500 cities, it was subsequently submerged into the Amrit 2 scheme, which along with Swachh Bharat mission has an outlay of 4,71,000 crores. All cities are covered under the Amrit scheme, and those which are not covered under Amrit have now covered under Amrit 2.0. Insofar as information regarding what all is being done, I would like to draw the attention of the honourable member to the fact that all this information is available in the public domain. It is available on a portal. माननीय मंत्री जी, आसन की तरफ, आसन को देख के, उधर या इधर देख के नहीं, आसन को देख के जवाब। The information is available on a public portal, which is https://amrut.mahua.gov.in, and all members, all honourable members have been provided with a login, and I am very happy to find that out of the 539 MPs, 201 have already logged in to the portal and they should be available. Insofar as J&K is concerned, 14 projects of parks have been completed at a cost of 5.13 crores. क्वेश्चन नंबर 265 श्री मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 265। माननीय मंत्री जी। Is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे प्रश्न का जवाब दिया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आयुष्मान भारत योजना देश के लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपया प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान कर रही है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत अद्भुत योजना है, लेकिन अध्यक्ष जी, यह हमारे देश के 2 महानगरों में, दिल्ली और कोलकाता में उपलब्ध नहीं है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वहां के स्थानीय लोग हैं या बहुत माइग्रेंट लोग वहां जाके बसे हैं, वो सभी परेशान हैं। ये सुविधा उनको नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार इन दोनों शहरों में आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है, यदि हां तो उसके लिए क्या जरूरी कदम उठा रही है जिससे दोनों दिल्ली और कोलकाता महानगर के जरूरतमंदों को ये लाभ मिले। So the honourable member has taken and asked for a specific focus on माननीय मंत्री आयुष्मान भारत। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, ऐसे तो आप अंग्रेजी जानते, हिंदी नहीं जानते, पर हिंदी जानते तो जवाब हिंदी में दे दो। तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूं, आप चाहे तो पंजाबी में भी दे सकता हूं। हाँ, बहुत भाषा जानते हो। जो भी स्टेयर आजकल चेयर से डायरेक्शन देना चाहे तो आप तो अंग्रेजी में दे, मैं पंजाबी जवाब दे देना लगी गल है, पर मनोज जी तो पंजाबी समझ लेने चंगी, पर ये चेयर तो डायरेक्शन जी आंदी है ना,
आजकल ये लैंग्वेज नहीं, बाकी जगह तो भी आ रही, उधर भी ऐसी पंजाबी में जवाब देने के लिए आपको मुझे लिख के देना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं हिंदी में दे देता हूं और भोजपुरी का टच दे दूंगा उसमें। सर ऐसा है, ये प्रश्न जो पूछा गया है माननीय सांसद, माननीय ऑनरेबल मेंबर ने, ये है प्रश्न है सिविक इम्यूनिटीज जो स्लम्स में दी जाती है। और सभापति महोदय, आपको भी ज्ञान है, ऑनरेबल मेंबर्स को, लैंड और कॉलोनाइजेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। और इस समय जो हमने केंद्रीय योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी और जो 2015 जून से ज्यादातर हुई है, उसमें इसका लाभ जो है देश भर में सब जगह पहुंच रहा है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, उसमें स्वच्छ भारत मिशन होगी, अमृत। पर ये जो योजना है आयुष्मान भारत की, ये मेरा मंत्रालय नहीं लागू करता है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करती है। और आपका सवाल, ऑनरेबल मेंबर का सवाल ये है कि ये दिल्ली में और कलकत्ता में लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो सुझाव ये होगा सभापति महोदय कि मनोज जी मेरे साथ बैठ जाएं, निशिकांत जी ने भी सवाल पूछा, वो भी बैठ जाएं, हम केजरीवाल जी से बात कर लेते हैं। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री इसको कैसे लागू करें। हमारी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं है। और जो माननीय सांसद कह रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर आता है बिहार से, ईस्टर्न यूपी से और जगह से, वो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसके तहत एक फैमिली को 5 लाख रुपए की सुविधा मिलनी चाहिए। आयुष्मान कार्ड आपका विषय नहीं है। नहीं, पर इस विषय नहीं है, पर हम तो चाहते हैं उसको लागू करना, इसलिए हम उनके साथ बैठ पे चाय पे चर्चा। पर आप तो डायरेक्शन देते हैं, आप भी डायरेक्शन दे दीजिए आम आदमी पार्टी को, किसी को, कि उनको ये लागू करनी चाहिए या टीएमसी को वेस्ट बंगाल में करें। अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री हैं, किसी पार्टी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों को बता सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निश्चित तौर पर स्लम में जो रहने वाले लोग हैं या जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो लगातार शहरों में भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए तरह तरह की योजनाएं लाई हैं, जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने कहा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है या अटल मिशन योजना है, चाहे वो अमृत भारत का योजना है। सर, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में मेरे राज्य झारखंड का, क्योंकि झारखंड में भी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो इन्होंने कहा है कि हमने एलोकेट किया है पैसा 21 से लेकर 26 तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना में हो, चाहे वो अमृत भारत योजना में, उसमें जो 22-23 और 23-24 का जो डाटा है सर, उसमें से 1 रुपया भी भारत सरकार नहीं दे पाई। शायद राज्य सरकार की गलती के कारण नहीं दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। लेकिन जहां राज्य सरकार इस तरह से नहीं आम जनता को फायदा पहुंचा पा रही है और हमारी योजना में उसका एलोकेशन हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान है? क्योंकि जनता तो जनता है, उसको राज्य और केंद्र से नहीं लेना देना है। उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? सर, जो ऑनरेबल मेंबर विषय आगे रख रहे हैं, बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। केंद्रीय सरकार तो प्रोविजनिंग कर सकती है, केंद्रीय सरकार जो प्रोविजनिंग करती है उसके बारे जानकारी लोगों को दे सकती है, पर केंद्रीय सरकार हेल्पलेस हो जाती है अगर राज्य सरकार उस पैसे को ठीक तरीके से यूटिलाइज ना करे या अनयूटिलाइज रहे। हम जब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट केंद्रीय सरकार के पास नहीं आएगा तो हम राज्य सरकार को और पैसा नहीं दे सकते। मैं चाहूंगा कि माननीय निशिकांत जी और हम लोग बैठे, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम टेकअप करते हैं, बट गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ राज्य सरकारें हैं वो रिसेप्टिव नहीं है। एक और सरकार है, आप कहेंगे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर सबको पता है अगर आयुष्मान भारत दिल्ली में ही और कलकत्ते में क्यों नहीं लागू होती है, उसके पीछे मैं समझता हूं एक राजनीतिक और एक इनसेंसिटिविटी है। मतलब उनको अपनी जनता को वो नहीं लाभ देना चाहते। यही सिचुएशन है बाकी केंद्रीय योजनाओं के साथ। एंटी पुअर तो है ही, वो तो लग रहा है, एंटी तो शीशमहल क्यों बनाएंगे।
श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। स्पीकर सर, अगर आप जवाब देखेंगे मंत्री जी का, तो PMAY में उन्होंने कहा है कि 78.27 लाख आर कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरीज। फिर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में 11,224,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मंत्री जी, आप मुझे औरंगाबाद में एक घर दिखा दीजिए, औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको फूल का हार पहनाऊंगा। दूसरी बात यह है सर, आप ये देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन में महाराष्ट्र को एलोकेशन है 2021 और 26 में 3,758.50 करोड़। आपके 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं उसके, और आपने सिर्फ 480 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे ही आप ये देख लीजिए, अमृत में महाराष्ट्र में आपने कमिट किया 3,534 करोड़, और इस साल 2023-24 में क्या दिया आपने सर? आप ही का सवाल है, ये जवाब है। तो आप कम से कम आंखों में धूल तो मत डालिए हमारे। आप ये बता दीजिए कि औरंगाबाद में आपने जितने 78.27 लाख और कंप्लीटेड कह रहे हैं आप, एक घर औरंगाबाद में नहीं बना। और आप अमृत में औरंगाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिकली कह रहा हूं आपको, ना कितने वहां पर सूरेज लाइन हुए, कितने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी। सर, आप, मुझे लगता है द ऑनरेबल मेंबर को बैठ के स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की थोड़ी सी हमें बातचीत करनी चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के शहरी क्षेत्र में हम आए, अर्बन में टोटल सैंक्शन हुए हैं 1 करोड़ 19 लाख, और इसमें 1 करोड़ 9 लाख ग्राउंड हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि 78 लाख 78 लाख तो टोटल है, वो सारा औरंगाबाद में है। 78 लाख तो कंट्री का फिगर है। सर, मैं इसका जवाब दे सकता हूं। ये आंकड़े मैं दिन रात देखता हूं। टोटल सैंक्शनड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन फिगर है 1 करोड़ 19 लाख, जिसमें ग्राउंड हुए हैं उसमें 1 करोड़ 9 लाख, जिसमें लाभार्थियों को दिए गए हैं 78 लाख 78 लाख। और अभी मैं बताता हूं, औरंगाबाद और महाराष्ट्र में 30 मार्च 2022 को CMC में 49,000 घर सैंक्शन हुए हैं। PMAY के CLSS वर्टिकल में है। होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट शुरू में आती है और वो हमसे सैंक्शन मांगती है अपनी डिमांड असेसमेंट पे, उसके बाद उनसे काम होता नहीं है, फिर उसको वो कन्वर्ट करना चाहती हैं। और कुछ समय में महाराष्ट्र में ये समस्या थी कि जो महाराष्ट्र में उनको सैंक्शन उन्होंने खुद मांगी थी, उस पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने पाए। अब टिपिकली अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, उसमें केंद्र सरकार तो उसमें अपना हिस्सा देती है, राज्य सरकार को जमीन देनी होती है, राज्य सरकार को अपना हिस्सा देना होता है। कई राज्य सरकारें डिमांड करती हैं और उसके बाद नहीं कर पाती, फिर हमारे पास आती है। जब हम कहते हैं इसको कैंसिल कर देंगे, वो कहेंगे नहीं, AHP नहीं, AHP से इसको CLSS में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडिविजुअल और बैंक के बीच में होता है। तो ये जवाब, अगर आपको आंकड़े समझ नहीं आए, आप मेरे साथ आराम से बैठिए, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना भी हम आप लोग इकट्ठा कर लेंगे। श्रीमती भावना गविल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। भावना जी, जैसा कि मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधा के विषय में ये प्रश्न पूछा गया है, मैं यहाँ पर मंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने जिस प्रकार से निधि का आवंटन किया है, और महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ सदस्यों ने बताया कि काम नहीं हो रहा है, ये इनका आरोप है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आवास भी बन रहे हैं, मेरे क्षेत्र में भी आवास बने हैं, कुछ जगह पे शायद नहीं हुए होंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र में निधि का उपयोग हो रहा है। एक मेरा यहाँ पर मंत्री जी को प्रश्न था, अमृत योजना के माध्यम से सारे शहरों को पानी देने का काम यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। निधि भी मेरे क्षेत्र में
300 करोड़ रुपए वहां पर आपने दिए थे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के शेयर से वो अमृत योजना भी बनी थी, लेकिन सर उसमें कुछ धांधली हुई थी। राज्य सरकार ने उस पर भी जांच बिठा दी है, लेकिन ऐसी जहां पर धांधली होती है, जहां पर निधि का दुरुपयोग होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का भी पैसा रहता है, तो केंद्र सरकार अलग तरीके से कोई कमिटी भेज के या कोई टीम भेज के उसकी भी जांच करने का कोई प्रस्ताव आपके पास में है क्या? और आप आगे में जाके ऐसे कुछ धांधली होती है अपने दिए हुई निधि में, तो उसकी जांच करेंगे क्या? मेरा यवतमाल में अमृत योजना में 300 करोड़ दिए थे, लेकिन आज तक पानी वहां पर नहीं दिया। कुछ एरिया में पानी जा रहा है, बट वो वहां के जो काम करने वाली एजेंसी है उसने गड़बड़ी की है। हमने तो बहुत अच्छे से उसको नियोजन भी किया था, हमारे एमएलए के साथ मिलकर किया था, मैं भी खुद बैठी थी, लेकिन बाद में उस लोगों को पानी नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप उसमें केंद्र सरकार की तरफ से क्या करने जा रहे हैं? सर, जो अमृत योजना है उसके तहत राज्य सरकारें अपना स्टेट एनुअल एक्शन प्लान्स बनाती हैं, उसको सैप्स कहते हैं, और जो भी वो प्रोजेक्ट उसमें डालते हैं वो केंद्र सिर्फ उसकी इंडोर्समेंट करती है। जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान थे, क्योंकि अमृत योजना पहले उसकी कवरेज सिर्फ नेशन वाइड भारत में 66% थी। हो सकता है कुछ शहर जो पहले रह गए हों, हमने उनको भी अमृत 2.0 में कवर कर लिया है। और हमारे यहाँ एक प्रोविजन है जिसको कहते हैं इरमा, इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड मॉनिटरिंग एजेंसी। अब ये कहीं अगर लगे कि राज्य सरकार के द्वारा और किसी और एंटिटी के द्वारा पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया या उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसकी जांच करवाने के लिए हमारे पास प्रोविजन है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा सर, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक पोर्टल में अवेलेबल है, तो इसलिए फूलों का हार पहनाने वाली जो बात है वो आप पोर्टल पे भी पहनवा सकते हैं। और हमारे पास कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये लैंड और कॉलोनाइजेशन स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, और राज्य सरकार से ये भी पूछेंगे। और अगर आपको लगे, जैसे ऑनरेबल मेंबर ने पूछा कि वहां पे जांच होनी चाहिए, हमारी तरफ से भी हम आपकी सहायता करेंगे इस इंडिपेंडेंट रिव्यू के दौरान, और अपनी तरफ से हम राज्य सरकार को भी पूछ सकते हैं। श्री केसी नेनन श्रीनिवास। Thank you, sir. Sir, the Government of India has allotted rupees 1,000 crores in 2015 March, sir, to the Guntur and Vijayawada municipal corporations for the stormwater drainage for Vijayawada and the drainage for Guntur municipal corporation, sir. 468 crores for Vijayawada and 532 crores something for Guntur municipal corporation. The central government, the Government of India has given the amount to the state government. They has transferred on 2015 March 31st, sir, the 100% amount. But the stormwater drainage after 9 years in Vijayawada is 30% to 40% completed, sir. The total after 2019, after the government change in Andhra, the total work is stopped, sir. The 100% amount is released to the state government by the Government of India. The then Urban Development Minister Sri Venkaiah Naidu garu gave the sanction the fund, sir, and the state government is not has totally stopped the works of both Guntur Municipal Corporation and Vijayawada Municipal Corporation, sir. Drainage for underground drainage for Guntur Municipal Corporation, sir. Stormwater drainage for Vijayawada Municipal Corporation, sir. I would like to ask the minister to use his good offices to on the state government, sir, to complete this work, sir. Sir, we are reviewing the projects under all the central schemes on a regular basis. Any state government that has been given funds for a specific purpose is required not only to spend those funds, but to spend them according to the correct prescribed system. Now, what has happened in this particular incidents in Vijayawada city under Amrut and Amrut 2.0, I can give the figures which have been 8 projects worth 128.53 crores have been taken up by the state in Vijayawada city, 6 projects for development of parks, etc. If a stormwater drainage project is not working, and it is a legacy
of what happened in the past. Again, we are reviewing these projects, sir, and I can assure the honourable member that from the central government's time, right from 2014 May, these are cooperative federalism schemes which started in June 2015. It is our endeavour to ensure that all state governments spend the money which has been allocated to them. And I am also very sure that the progress which he has cited only at 33%, I will also get the latest figure and find out why that money has not been spent, the reasons for not spending that money, etc. And there are ways and means in which we can, minus that from some other account. So there are ways of dealing with this, and I assure you we will be looking at this very carefully. Question number 266, Sri G. Ranjit Reddy. माननीय मंत्री जी, statement is laid on the table of the माननीय सदस्य. Question number 267, श्री गोपाल शेट्टी. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा. एक मिनट माननीय सदस्य. सॉरी, Question number 267. माननीय मंत्री जी. Statement is laid on the table of the House. धन्यवाद अध्यक्ष जी. मैं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा. हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने भवन निर्माण के कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव लाया है. पूरे देश भर में तो घूमते हैं, लेकिन मुंबई शहर में भी वो बार बार आते हैं. अध्यक्ष जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो देश के प्रधानमंत्री ने लाया, उसको इम्प्लीमेंट भी हो गया. कंप्लायंस भी बहुत सारे कम हो गए, लेकिन कुछ अधिकारी, उनको जो पेपर चाहिए जब तक वो नहीं मिलता है तब तक ऑनलाइन लोड करवाते नहीं है. और इसके वजह से भवन निर्माण का जो परमिशन मिलना है वो प्रोसेस बहुत धीमा गति होता जा रहा है. मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उनके संज्ञान में ये बात आई है क्या? अगर आई है तो इसके बारे में क्या उपाय योजना वो कर रहे हैं? सर, जैसे कि उत्तर के बॉडी में कहा गया है, अर्बन प्लानिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है और 12th शेड्यूल संविधान में अर्बन प्लानिंग जो है ये फंक्शन है अर्बन लोकल बॉडीज का. इसलिए जो हमारे पास प्रपोजल आते हैं वो राज्य सरकार और अर्बन लोकल बॉडी से आते हैं. मुझे लग रहा है दी ऑनरेबल मेंबर वो चाह रहे हैं कि कुछ जो डेलीगेशन दी गई है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, वहां पे आर्किटेक्ट्स जो रजिस्टर्ड हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और लाइसेंस सर्वेयर्स और इंजीनियर्स में, उनको प्लानिंग अथॉरिटी दी गई है बीएमसी की कि लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क जो छोटे प्लॉट हैं जो 150 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर की, जो उसको लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क कहा जाता है, उसकी सर्टिफिकेशन और अथॉरिटी उनको दी गई है. ये चर्चा कई बार हुई. हमारे पास लोग रेफरेंसेस भी करते हैं, हम उनसे पूछते हैं, पर इसका सॉल्यूशन सभापति महोदय स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये केंद्रीय सरकार सिर्फ एडवाइस कर सकती है, पर वो कैसे अर्बन लोकल बॉडीज 12th शेड्यूल में, और क्योंकि अर्बन प्लानिंग स्टेट सब्जेक्ट है, क्या करना चाहें. मुझे लगता है कि मैं ऑनरेबल मेंबर के साथ बैठ सकता हूं और ये लोकल इशू है. ये सवाल जो है ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशंस का है, और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडिंग जो वर्ल्ड बैंक हुई है, हम कहां से 140 से 27वें रैंक पे आ गए हैं. इसलिए मैं समझता हूं ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सवाल पूछा गया, मैंने जवाब दिया, पर इसका आंसर जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा. और माननीय सदस्य, हर प्रश्न में कि मैं आपसे बैठ के बात कर लूंगा, तो प्रश्न काल में पूछेगा क्या? आप तो बता दो, जो आप विषय हो तो कह दो. अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी, मंत्री महोदय जी ने कहा कि यह सब्जेक्ट स्टेट का है. स्टेट के पास से अगर कोई पैसे का कंट्रीब्यूशन हो, लैंड ट्रांसफर हो, तो मैं बात को समझ सकता हूं. हम तो सिर्फ परमिशन मांग रहे हैं. राज्य सरकार ने भी 150 और 200 मीटर के प्लॉट को डायरेक्ट आर्किटेक्ट परमिशन दे सकते, इस प्रकार का कायदा बनाया. लेकिन आर्किटेक्ट लोग कितना पैसा लेते हैं और यह सब हमको पता है. सामान्य व्यक्ति जो है वो ये सारे मीट को पहुंच नहीं पाता है. तो मैं, देश के प्रधानमंत्री ने इन दिनों में तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी कायदा बना दिया है.
तो क्या 150 और 200 फुट के जो परमिशन मछुआरे जो होते हैं, मुंबई शहर में बहुत सारे लोग हैं, उनको परमिशन प्राप्त करने के लिए एक मॉडल प्लान बना दिया जाए 150 और 200 फुट का सरकार की ओर से, और उसके जो भी कॉर्पोरेशन को पैसा भरना हो भर के तुरंत उनको परमिशन मिलना चाहिए। ये तो बहुत आसान है अध्यक्ष जी। ये जो सुझाव है ये ऑनरेबल मेंबर और मेरी पहले भी बात हो चुकी है, हम लोग इस पे सोच विचार कर रहे हैं एंड दिस इज लुक्स टू बी अ फीजिबल आइडिया और हम इसको परस्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 268 श्री मितेश पटेल। मितेश पटेल, क्वेश्चन नंबर 268 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का जो लिखित में जवाब है पूर्ण रूप से संतोषजनक है एवं प्रदर्शित करता है कि माननीय प्रधान सेवक भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता महिला, दलित, आदिवासी और युवा वर्ग का सशक्तिकरण है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर किसी एमएसई द्वारा बनाए उत्पाद तक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, पीएसयू आदि की पहुंच नहीं है तो वो एमएसई अपने उत्पाद से इन सभी को कैसे लाभान्वित कर सके और खुद भी लाभान्वित हो, इसके लिए सरकार की कोई योजना है? अगर नहीं है तो क्या सरकार इस समस्या से परिचित है? यदि हाँ तो सरकार ने इस बारे में क्या प्लानिंग की है जिससे अभी तक 25% के लाभ से वंचित एमएसई भी इसमें भागीदार हो सके? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पीपीपी मॉडल कम है, 5 मिनट बचा है तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ये खरीद की जाती है और विशेष रूप से इसे खरीद नीति के अंतर्गत 4% जो SC/ST हमारी जो है एमएसएमई है उनके द्वारा ये खरीद का माल इनका खरीदा जाता है और विशेष रूप से NSI के द्वारा इन SC/ST की ज्यादा खरीद के लिए एक NSS SC/ST हब का निर्माण किया गया है जिसकी वजह से ये सारी चीजें खरीद की जाती हैं और उसे जो 25% एमएसएमई की खरीद के लिए जो योजना बनाई गई है उसके तहत ये खरीदा जाता है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर दुर्गादास उड़के। दुर्गादास जी। अध्यक्ष जी, संक्षिप्त में पूर्णा मंत्री जी, टाइम हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अरे धन्यवाद नो, सीधा क्वेश्चन पूछो, आप तो समय हो गया ना। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश में नेशनल SC/ST हब का कोई कार्यक्रम करवा रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैतूल में प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, बताने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने SC/ST हब के कार्यक्रम के लिए एक कनक्लेव की बात की है। हाँ, मध्य प्रदेश में अभी SC/ST झाबुआ में हमारा SC/ST कनक्लेव आयोजित किया गया था झाबुआ में, और झाबुआ में ये कार्यक्रम हुआ था जिससे वहाँ के आदिवासियों को सबको उसका लाभ मिल सके और खरीद का सारी चीजों को, तो वहाँ ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 269 श्री हेमंत तुकाराम गोडसे। माननीय मंत्री जी, आपका ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 270 श्री गजानन कीर्तिकार जी। महोदय, प्रश्न क्रमांक 270 मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। माननीय मंत्री जी, ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से विद्यानगरी, गालिना और बीकेसी स्टेशन के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। प्रदूषण के चलते मेट्रो 3 कॉरिडोर के पहले फेज पर सेवा में और देरी हो सकती है। MMRC ने मेट्रो के पहले फेज में आर्य कॉलोनी से बीकेसी के बीच सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके लिए डेडलाइन दिसंबर 23 तक दी गई थी, लेकिन यह कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। अतः मेरा प्रश्न है कि इस कार्य में
और कितना विलंब लग सकता है और कब तक कार्य पूरा होने की संभावना है? सभापति महोदय, इस समय देश में हमारे पास 906 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, 906 किलोमीटर, और करीब 960 किलोमीटर और बनाई जा रही है। सर, मेट्रो प्रोजेक्ट जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद कई स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी लैंड एक्विजिशन, कभी कभी और किस्म की परमिशन। अगले 3-4 साल में 960 किलोमीटर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सब कंप्लीट कर दी जाएगी। और इसमें क्योंकि कई हमारे पास डेडलाइन है, जहां तक मुंबई लाइन 3 है, जो मुझे लगता है ऑनरेबल मेंबर का सवाल था, स्पेसिफिकली मुझे वो सुनाई नहीं दिया, वो 1 जनवरी 2023 को ऑपरेशनलाइज कर दी जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इसको। अब उसके बाद कोई और परमिशन चाहिए, हमें सिक्योरिटी रन चाहिए, सेफ्टी फीचर्स देखने चाहिए, पर ये एडवांस स्टेजेस में है मुंबई की लाइन 3। श्री कृपाल बानो, एक मिनट बचा है। वर्तमान में देश भर में आपने बोला 20 शहरों में 905 किलोमीटर की मेट्रो नेटवर्क चालू है। अतः प्रश्न है कि इसके अलावा कितना मेट्रो नेटवर्क निर्माणाधीन है? मुंबई MMRDA और पुणे PMRDA में इसकी स्थिति क्या है और कब तक इस नेटवर्क का पूरा किया जाएगा? जनवरी 2024 मुझे कहना था सवाल में। मैंने कहा कि जो 905 है और बाकी 960 जो है अगले 3-4 साल में पूरी कर दी जाएगी। जहां तक मुंबई लाइन 3 है वो 1 जनवरी 2024, और बाकी भी कुछ ही लाइन के बारे हो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको पहुंचवा देंगे। माननीय सदस्यगण, श्री DK सुरेश, श्री दीपक वैद, श्री नुकुलनाथ जी, मैं आपको सदन की कार्रवाई बार बार आप बाधित कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेके आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़ कर भेज रहे हैं। ये सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैंने किसी भी माननीय सदस्य का निलंबन बिना किसी कारण के नहीं किया गया है, पर आप माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, आप कागज फाड़ कर स्टाफ पर फेंक रहे हैं। पूर्ति सदस्य मेरे पास आते हैं कि हमें निलंबन कर दो। ये तरीका ठीक है कि सदन में ये रिक्वेस्ट करने आते हैं निलंबन कर दो मुझे, ये तरीका ठीक है क्या आपका? आप सदन की इन मर्यादाओं से सदन चलाना चाहते हैं क्या? सदन की मर्यादा के आपको कागज फाड़ के फेंकने के लिए भेजा है सदन में, तख्तियां लेकर भेजा है आपको। आप चर्चा करिए, संवाद करिए, आपको मौका देंगे, पर आप आकर कहेंगे हमें निलंबन ही करो, ये तरीका उचित नहीं है माननीय सदस्य। नो, आप नियोजित तरीके से आकर सदन में तख्तियां ले कर कागज फाड़ के हमें निलंबन करो, फिर बाहर जाके कहते हैं हमें सस्पेंड कर रहे हैं। मैं किसी भी माननीय सदस्य का कभी भी निलंबन नहीं करना चाहता। आप सब मेरे माननीय सदस्य हैं, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आपका अधिकार है सदन में बोलने का, चर्चा करने का, बातचीत करने का। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। आप जाकर सदन पर अपनी सीट पर भेजें, मैं आपको मौका दूंगा पर्याप्त समय का। आप विषय किसी भी विषय उठाइए, शून्यकाल में जाइए, सदन में बोलने का मौका दे रहा हूं मैं तख्तियां लेकर ही आऊंगा, मुझे सस्पेंड करो, ये तरीका सदन में उचित नहीं है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र